Welcome to Captain Agro Friends. वेलकम टू कैप्टन एग्रो चैनल। हाय गाइज, ध्यान रखना कल जो क्वेश्चन सन 2018 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में बात की थी। ठीक है, मैंने आपसे कहा था यानी कि जो सन 2018 के जो प्रश्न है उनको यानी कि मैं सोल्व करवाऊंगा। तो जो सन 2018 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं इनको सोल्व करवा रहा हूँ भाई मैं आपको। ठीक है, तो कल लगभग कुछ क्वेश्चन थे जो कल सोल्व करवा देते हैं और कुछ क्वेश्चन और है जो उनको आज सोल्व करवा दूंगा मैं, है ना। लगभग रोजाना की हम कुछ यानी कि हर मॉडल पेपर से कुछ न कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए जाएंगे, जिससे क्या होगा आपको यानी कि ये लगेगा कि वाकई में केमिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, केमिस्ट्री में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां से निम्न में से कौन ब्रोंस्टैंट अम्ल सार दोनों की तरह अम्ल सार दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए है यहां से Na2CO3। ऑप्शन बी है OH-, ऑप्शन सी है यहां से SCO3- और ऑप्शन डी है यहां से, ऑप्शन डी है मेरे पास NH3। जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा ब्रोंस्टैंट है जो अम्ल और सार दोनों की तरह कार्य करता है। सबसे पहले तो बता देता हूं ब्रोंस्टैंट क्या होता है। देखिए अभी जो अम्ल और सार की अवधारणा को समझाने के लिए 3 वैज्ञानिक आए थे। सबसे पहला एक वैज्ञानिक था आर्रेनियस था। तो ऑरेनियस क्या कहता था, सबसे पहला एक वैज्ञानिक आया था ऑरेनियस क्या कहता था, जो H+ आयन देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं अम्ल, और जो OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं क्षार। कौन से विलयन में दोनों, ये जलीय विलयन में देते हैं। ठीक है, इसके बाद में कौन आया था यहां से, ब्रोंस्टैंट लोरी आया था, है ना। ब्रोंस्टैंट लोरी अम्ल सार अवधारणा को समझाने के लिए आया था। ब्रोंस्टैंट क्या कहता था, इन्होंने H+ को प्रोटॉन कहा, और जो प्रोटॉन होते हैं प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, H+ कहा जाता है। जो H+ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्लियर गाइस, जो H+ आयन देते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो ये प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जो H+ को ग्रहण करते हैं, जो ग्रहण करेंगे वो तो क्या कहलाते हैं यहां से क्षार कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं यहां से अम्ल कहलाते हैं। क्लियर। अब ये आप ये देखिए अभी Na2CO3 है, तो Na2CO3 में कोई भी H+ नहीं है, तो इसको छोड़ो यहां से। OH- है, तो OH- क्या है भाई यहां से, देखिए आप यहां से OH- है, तो ये OH- है, तो ये क्या करेगा, H+ को ग्रहण करता है, तो H+ को ग्रहण करके क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। यहां से इसके पास OH है ही नहीं, यहां से तो दे ही नहीं सकता यहां से। इसके बाद हम NH3 की बात करते हैं, तो NH3 भी क्या है, उदासीन है। SCO3 में देखो आप यहां से, अगर मैं यहां से इसकी बात करता हूं HCO3- की, देखिए इसको देखते हैं। देखिए अभी अगर ये क्या करता है, इधर से H+ को ग्रहण करेगा, ये H+ को ग्रहण करता है, तो H+ को ग्रहण करते ही क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल बना लेता है H2CO3। अगर ये H+ को त्याग देता है, तो क्या बना लेता है, CO3- बना लेता है। क्लियर है ना, CO3- बना लेता है। तो अपना सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा, यहां से SCO3- जाता है। क्लियर गाइस, यहां से सबसे सही आंसर कौन सा जाता है, SCO3- जाता है। निम्न में से कौन सा ब्रोंस्टैंट अम्ल और सार दोनों की तरह कार्य करता है, यहां से Na2CO3, OH-, SCO3- NH3।
तो यहां से क्या है SO3 माइनस, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है। ये H प्लस को ग्रहण करेगा तो ये H2CO3 बनाएगा कार्बनिक अम्ल, और ये H प्लस आयन का त्याग करेगा तो क्या बनाएगा CO3 माइनस 2, ये कार्बोनेट आयन बनाएगा। तो ये क्या करता है, इस तरह से ये कार्य करता है। क्लियर गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय बफर विलयन को अम्लीय बफर विलयन को अम्लीय बफर विलयन को बफर विलयन निम्न को मिलाने से क्या बनाया जाता है, निम्न को मिलाने से क्या बनाया जाता है। ठीक है गाइज। देखिए भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑप्शन ए है, देखिए अम्लीय बफर विलयन। अम्लीय बफर विलयन क्या होते हैं, वह विलयन जो क्या करते हैं, विलयन की पीएच को परिवर्तित नहीं होने देते हैं। क्लियर गाइज। जो विलयन की पीएच को परिवर्तित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहां से बफर विलयन कहलाते हैं। बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं, उदासीन बफर विलयन और एक यहां से मिश्रित बफर विलयन। मिश्रित बफर विलयन दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन। तो अम्लीय बफर विलयन निम्न को मिलाने से कब बनता है भाई, अगर यहां से हम बात करें, अम्लीय बफर विलयन निम्न को मिलाने से बनाया जा सकता है, यानी कि निम्न को मिलाने से बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहां से, ऑप्शन नंबर ए है सोडियम एसीटेट। ऑप्शन ए क्या यहां से, सोडियम एसीटेट एवं एसिटिक अम्ल एसीटेट एवं एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है, अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है इसका NH4OH, और अमोनियम क्लोराइड का होता है यहां से NH4Cl। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। चले भी आपको इसमें से आंसर बताना है। अम्लीय बफर विलयन, तो ये अम्लीय बफर विलयन निम्न को मिलाने से बनाया जाता है। तो हम अम्लीय बफर विलयन बनाएंगे तो ऐसे क्या क्या पदार्थ मिलाएंगे जिनसे अम्लीय बफर विलयन बनता है। एक टॉपिक आता है हमारे यहाँ, यानी कि अम्लसार जो टॉपिक आता है, रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य वाला एक लेसन है 11th क्लास की केमिस्ट्री में। 11th क्लास केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य आता है भी। तो रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भी अब हम इसका पता कैसे लगाएंगे अम्लीय बफर विलयन का। तो अम्लीय बफर विलयन निम्न को मिलाने से बनाया जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहां से देखिए आप, अम्लीय बफर विलयन जो बनेगा अम्ल होगा अभी, ठीक है, अम्ल होगा, ठीक है। सबसे पहले अम्ल आएगा, तो यहां से देखिए भाई अम्ल कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या भी यहां से क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, क्षार है। अम्ल है प्लस अम्ल से बना, अम्ल से बना
अम्ल से बना क्षारीय विलयन, अम्ल से बना यहां से क्या आएगा क्षारीय विलयन। क्लियर। और यहां से देखो अम्ल है तो अम्ल यहां से क्या हमारे पास एसिटिक अम्ल CH3COOH। क्लियर। अब अम्ल से बना क्षारीय विलयन तो यहां से क्या है सोडियम एसीटेट, और सोडियम एसीटेट आएगा तो फिर यहां से देखो आप तो CH3COOH प्लस यहां से सारे विलयन बनाएंगे तो यहां से क्या जाएगा NOH, और कौन सा सार आएगा भी यहां से प्रबल सार। तो दोनों के आपस में CH3COOH दोनों आपस में टूटते हैं, यहां से CH3COO माइनस और H प्लस, ये भी दोनों आपस में टूटते हैं तो Na प्लस प्लस यहां से OH माइनस, तो ये आपस में मिलते हैं तो यहां से क्या बन जाता है CH3COONA। ठीक है। तो यहां से सबसे सही आंसर हमारे पास कौन सा जाएगा पहला वाला। ठीक है। सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा पहला वाला। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है यहां से ये अम्लीय बफर विलयन। ठीक है, अम्लीय बफर विलयन। एक और बफर विलयन आता है अम्लीय बफर विलयन। ठीक है, एक और बफर विलयन आता है वो क्या होता है क्षारीय बफर विलयन। तो क्षारीय बफर विलयन कैसे बनता है, यहां से क्षार होगा और यहां से अम्ल भी कैसा होगा भी यहां से दुर्बल होगा, है ना, और ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनेगा। यहां से क्षार भी कैसा होगा यहां से दुर्बल क्षार होगा भी, और यहां से भी कैसा होगा भी ये दुर्बल क्षार, और यहां से दुर्बल क्षार से बना यहां से प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। हम इन दोनों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कौन तो यानी कि अम्लीय बफर विलयन है और कौन क्षारीय बफर विलयन है। क्लियर गाइस। चले भाई नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सब क्वेश्चन सन 2018 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को हम किस तरह से सोल्व करें और किस तरह सोल्व नहीं करें इन सब के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए इन सब के बारे में आपको बता रहा हूं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाता है, प्रभाव नहीं देखा जाता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाता है। टिंडल प्रभाव सबसे पहली बात ये होती है टिंडल प्रभाव होता है क्या है। अगर आपने कभी देखा होगा जैसे अगर बंद कमरे में जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है यानी किसी छिद्र के माध्यम से बंद कमरे में प्रवेश करता है, तो बंद कमरे में प्रवेश करने के दौरान उस प्रकाश के मार्ग में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, और प्रकाश के मार्ग में जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं वही क्या कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है भाई। ठीक है, वही क्या कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। और इस टिंडल प्रभाव में आप ये देखिए कि यानी कि जो दिखाई देता है ना, जो उसके मार्ग में जितने भी कण दिखाई देते हैं वो सारे क्या होते हैं कोलाइडी कण होते हैं। वास्तविक जो विलयन होता है वो कभी भी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। वास्तविक विलयन कहने का मतलब शक्कर और जल है दोनों आपस में घुल जाते हैं, नमक और जल है दोनों भी आपस में घुल जाते हैं। कहने का विलय और विलाय पूर्ण रूप से घुल जाएं वो कभी भी यानी टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहां से देखिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, तो ऑप्शन देने के दौरान नंबर ए है और नंबर ए यहां से मैं आपको ऑप्शन देता हूं यहां से। तो देखिए भी ध्यान बोर्ड पे देना। देखिए सबसे पहले यहां से पायस, ठीक है, ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी में देखो आप कोलाइडी विलियन, ऑप्शन सी है, यहां से ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी में क्या है यहां से सस्पेंशन, है ना, सस्पेंशन पेंशन। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी के बाद में यहां से क्या वास्तविक विलयन, है ना, यहां से क्या भी है वास्तविक विलयन। तो सबमें सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा यहां से वास्तविक विलयन। ठीक है भाई, ये वास्तविक विलयन। तो टिंडल प्रभाव को किसमें नहीं देखा जा सकता है, वास्तविक विलयन में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, बाकी इनमें तो क्या किया जा सकता है टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। कोलाइडी पदार्थ जो होते हैं तो कोलाइडी पदार्थों के गुण होते हैं, एक तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करना और एक ब्राउनी गति को प्रदर्शित करना। कणों की यादृच्छिक होने वाली जो गति होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी जो इधर से कोई कण होता है इधर उधर जो गति करते हैं वो क्या होती है ब्राउनी गति होती है। और
यहां से जब ये प्रकाश होता है तो इस प्रकाश को यहां से जब भेजा जाता है, इस प्रकाश के मार्ग में क्या होते हैं, अनेक कण क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। और जो चमकते हुए दिखाई देते हैं तो वही क्या कहलाता है, यहां से टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी भाई, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर। चलिए भाई इसके बाद हम बात करते हैं यहां से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए तो निम्न में से कौन सा तत्व, निम्न में से कौन सा तत्व, निम्न में से कौन सा तत्व पृथ्वी की सतह पर बहुतायत, पृथ्वी की सतह पर बहुतायत से पाया जाता है। हम यहां से बात कर रहे हैं पृथ्वी की सतह पर बहुतायत से पाया जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इस धरती पर सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, लेकिन यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो बहुतायत के रूप में पाई जाती है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। तो ऑप्शन ए मेरे पास यहां से देखिए एल्यूमिनियम, ऑप्शन ए क्या भी यहां से मेरे पास ये एल्यूमिनियम के बाद में ऑप्शन बी है मेरे पास यहां से सिलिकॉन, ठीक है, यहां से क्या है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है मेरे पास यहां से सिलिकॉन के बाद में कार्बन के बाद में यहां से मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन के बाद में मेरे पास यहां से क्या ये ऑक्सीजन है। देखिए अभी तो पृथ्वी की सतह पर बहुतायत के रूप में कौन पाया जाता है, वैसे तो नाइट्रोजन पाया जाता है लेकिन नाइट्रोजन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इसके बाद में सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा यहां से, ऑक्सीजन। देखिए अभी इस क्वेश्चन पर आप विशेषकर रूप से ध्यान देना, कहना क्या चाह रहा है वो, कौन सा तत्व, वो तत्व की बात कर रहा है हमसे। अगर वो ये बात करता इस धरती पर सबसे ज्यादा यौगिक किसके पाए जाते हैं, तो यौगिक सबसे ज्यादा किसके पाए जाते हैं, कार्बन के पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि एक तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन में दूसरी बात संकलन का गुण पाया जाता है, ठीक है। यहां से देखिए आप कार्बन और ऑक्सीजन है, तो यहां से कौन सा तत्व की बात हो रही है, तो तत्व के मामले में कौन आएगा भी, यहां से ऑक्सीजन आएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो, देखिए वह पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया करके, गैंग से अभिक्रिया करके गलनीय सामग्री बनाता है, कहलाता है ना, गलनीय सामग्री बनाता है कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है वह पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया करेगी। गैंग क्या होते हैं, जो अशुद्ध पदार्थ होती हैं, जो यानी कि किसी पात्र में एक तरफ आकर जो इकट्ठे हो जाते हैं वो क्या कहलाती है, यहां से गैंग कहलाते हैं। जो तो फिर यहां से बनाया जाता है तो क्या कहलाता है, नंबर 1 ऑप्शन है फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी है लावा, और ऑप्शन सी है यहां से अयस्क, ऑप्शन सी है यहां से अयस्क, और ऑप्शन डी है यहां से उत्प्रेरक, ठीक है, और ऑप्शन डी क्या भी यहां से उत्प्रेरक है। क्लियर। देखिए भी यहां से अगर बात करेंगे अपन, प्लस का दूसरा नाम क्या है भी यहां से अशुद्धि आधात्रीय, प्लस को हिंदी में क्या कहा जाता है, दूसरा नाम आधात्रीय है यहां से, ठीक है। तो देखिए आप यहां से वह पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया करके गलनीय सामग्री बनाता है वो कहलाता है। ये कहां पर आता है, कभी आप ये देखिए जब धरती के अंदर से क्या किया जाता है तो धातुओं को निकाला जाता है, तो धातुओं के साथ में अनेक सारे अयस्क बाहर निकलते हैं, है ना, अनेक सारे अयस्क बाहर निकलते हैं। तो उन अयस्कों से क्या किया जाता है, धातुओं को प्राप्त करने के लिए उनका शोधन किया जाता है। तो शोधन करने के दौरान उनसे क्या होती है कि बहुत सारी अशुद्धियां निकलती है। तो वह पदार्थ जो गैंग से अभिक्रिया करके, गैंग क्या होती है, अशुद्धियां होती है, गैंग से अभिक्रिया करके गलनीय सामग्री बनाता वो कहलाता, वो क्या कहलाता है। सबसे सही आंसर क्या जाएगा इसमें, फ्लक्स यानी कि आधात्री जाएगा सबसे सही आंसर इसमें क्या जाएगा, फ्लक्स या आधात्री जाएगा। लावा जा ही नहीं सकता,
क्योंकि जो गलने पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। अयस्क जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो धरती से जो निकाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अयस्क निकाले जाते हैं। जो पदार्थ जो धरती से निकाले जाते हैं और जिनको यानी कि कम लागत के साथ में प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, और उत्प्रेरक तो आप जानते हैं जो रासायनिक विक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। तो इसमें सही, सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा, प्लस या आधात्री जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए ध्यान दे बोर्ड पे है, और आप बोर्ड पे बराबर ध्यान दोगे, आपको अब क्वेश्चन ही सोल्व करवाए जाएंगे भी, है ना। और जब अगर क्लास अगर यानी कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह हैं, इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं उन सब के बारे में आपको बताता हुआ चलूंगा अभी। ठीक है, चलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं, शील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने हेतु संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉन, दर्शाने हेतु संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें भाग लेता है। धातु का इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें भाग लेता है। ठीक है गाइस, निम्न में से किसमें भाग लेता है। देखिए अभी सबसे पहले हम यहां से बात करते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, जो क्या करते हैं, ऐसे तत्व जो क्या करते हैं अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हुए रहते हैं। जैसे देखिए आप यहां से कॉपर की बात करें, कॉपर यहां से दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देता है। कॉपर यहां से क्या करता है Cu+1 और यहां से Cu+2, ये दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। इसके अलावा यहां से अगर हम बात करें आयरन है, तो आयरन भी दो प्रकार की अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, ये Fe+2 और यहां से Fe+3 है। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनका बाह्यतम कोश क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, चले अभी तो मैं आपको यहां से ऑप्शन देता हूं। क्वेश्चन क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने हेतु संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें भाग लेता है ना भाई, निम्न में से किसमें भाग लेता है, तो ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए है यहां से, और ऑप्शन ए में केवल एनएस में। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये एनएस में तो मतलब एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का तो कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है। तो यहां से ऑप्शन बी है, तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा भाई। ठीक है, यहां से ऑप्शन बी है केवल N-1 डी में, केवल N-1 डी में। ठीक है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी है केवल NS केवल N-1 डी में, किंतु एनपी में नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी क्या भी यहां से देखिए भी केवल N-1 डी और एनपी में, केवल N-1 डी वह एनपी में एनएस में नहीं और एनएस में नहीं। ठीक है भाई, चलिए इसका सबसे सही आंसर बताना है। देखिए वैसे अगर बात की जाए, मैं स्कैंडियम का यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं। स्कैंडियम क्या भी यहां से डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान बोर्ड पे रखना भाई, है ना। थोड़ा सा यहां से क्या ये पेचीदा है क्वेश्चन, तो आप सब ध्यान बोर्ड पे बनाए रखें। यहां से सबसे पहले बात करता हूं मैं डी ब्लॉक के बारे में बात करता हूं। डी ब्लॉक का तत्व यहां से स्कैंडियम है, और स्कैंडियम यहां से क्या भी ये 21 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक,
तो यहां से क्या है आर्गन और ऑर्गन है तो 3d10 और यहां से 3d1 और ये 4s2। क्लियर गाइज, 4s2 हो गया और 4s2 हो गया तो यहां से मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको। यहां से देखो आप तो एक कम रहता है तो यहां से n-1d और एक और है भी यहां से एवं और एक क्या जाता है ns। ठीक है, और एक क्या जाता है ns। अब यहां से कहीं भी इसमें आप ये देखिए p कक्षक नहीं आ रहा है तो देखो आप केवल ns कक्षक में नहीं, ns तो है लेकिन इसके साथ में कौन है n-1d है। n-1d क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप ये देखिए सबसे पहले 3d1 4s2 की अपन बात करते हैं तो यहां से प्लस ये नाभिक है और यहां से इस तरह से तो ये 4s कक्षक कहां रहेगा, ये बाहर रहेगा और 3d कहां रहेगा, इसके अंदर रहेगा। तो इसको तो अपन क्या मान लेंगे, सबसे बाहर की कक्षा को n और उसके अंदर की कक्षा को क्या मानेंगे यहां से n-1, यानी कि n में से क्या किया जाता है, एक को घटा दिया जाता है। तो इस कारण से 3d को यहां से क्या लिखा जाता है, n-1 के रूप में लिखा जाता है। क्लियर, और यहां से 4s2 और 4s2 को क्या लिखा जाता है, यहां से ns के रूप में लिखा जाता है। तो केवल ns व n-1d में किंतु np में नहीं। तो यहां से np का तो बिल्कुल नाम ही नहीं है, np का तो यहां से इन दोनों में देखो नाम ही नहीं है। केवल n-1d np में, तो np में भी नहीं आ सकता है भी। तो यहां से सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा, यहां से ns व n-1d में, किंतु np में। इसका सबसे सही आंसर ये जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन पेचीदा है लेकिन अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आकर में क्वेश्चन आ जाएगा। और एक क्वेश्चन कब आएगा, जब हम टॉपिक को पढ़कर आएंगे, जब डी ब्लॉक को पढ़कर आएंगे, जब जाके ये क्वेश्चन आएगा। ये यहां से जो 12th केमिस्ट्री में जो बायोलॉजी की केमिस्ट्री है तो वहां से जो उसका एक डी ब्लॉक के तत्व और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड उपसहसंयुगी होगी तो ये क्वेश्चन वहां से बनता है भी। ठीक है, तो यानी कि हमारा हर एक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए भी। क्लियर गाइज, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहां से नियोप्रिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां से, देखिए बने रहे आप हमारे साथ, लगातार आपको यहां से इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे ताकि यानी कि आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन इसलिए सोल्व करवा रहे हैं हम ताकि आपको ये लगेगा कि वाकई में जेट और आईसीआर में किस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है ना। आपको ये लगेगा वाकई में जेट और आईसीआर में क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में नियोप्रिन। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोप्रिन। नियोप्रिन क्या, यहां से एक बहुलक है भी यहां से नियोप्रिन। ठीक है, नियोप्रिन। नियोप्रिन निम्न के बहुलीकरण से बनाया जाता है। निम्न के बहुलीकरण से, निम्न के बहुलीकरण से बनाया जाता है। ठीक है, नियोप्रिन निम्न के बहुलीकरण से बनाया जाता है। चले भी मैं इसका ऑप्शन देता हूं आपको। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, देखिए 2-chloro-1,3-butadiene, 2-chloro-1,3-butadiene, 1,3-butadiene है ना। ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी है यहां से 2-methyl-1,3-butadiene है ना, 2-methyl-1,3-butadiene, 1,3-butadiene। क्लियर, 1,3-butadiene। ऑप्शन 3 है 1,3-butadiene, 1,3-butadiene। ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 है एक्रिलोनाइट्राइल। ये भी यहां से है ना, ये क्या है एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है गाइज, तो यहां से ध्यान देना। अब ये सब है ना, तो अब हम क्या करते हैं भी इनमें यहां सबसे सही आंसर देते हैं। देखो नियोप्रिन है तो नियोप्रिन में इसका सबसे सही आंसर कौन सा जाता है, 2-chloro-1,3-butadiene जाता है। इसका किस तरह से इसका बहुलीकरण किया जाता है, देखिए भी ब्यूटाडाइन ब्यूट है तो कितने कार्बन हो गए, 4, 1 2 3 और 1 4। 2-chloro दूसरे नंबर पर क्या आएगा भी यहां से Cl आएगा, ये देखो यहां से। ठीक है, गिनती कर लेते हैं अपन यहां से 1 2 3 4। 2-chloro दूसरे नंबर पे क्या आएगा Cl है। 1,3-butadiene पहले और तीसरे नंबर पर
पहले और तीसरे नंबर पर क्या आएगा भी, यहां से डबल बॉन्ड आएगा, तो यहां से भी डबल बॉन्ड, और ये पहले और तीसरे नंबर पे तो यहां से 1 और 2 और यहां से 3, तो यहां से देखो आप, तो ये इस तरह से, ठीक है। तो इन सबको जोड़ देते हैं अपन, और 1 2 3 यहां CH, और यहां से भी CH2, और यहां से भी क्या जाएगा अभी ये CH2, ठीक है। ये 1,3 यहां से क्या हो गया 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। देखिए आप यहां से, तो ये क्या हो गया अभी, यहां से 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। तो यहां से दूसरे नंबर पे क्लोरीन है, तो यहां से पहले और तीसरे नंबर पे क्या है 1,3-ब्यूटा, है ना, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। और यहां से देखो अब इसका बहुलीकरण किया जाता है, तो बहुलीकरण के दौरान आपको पता है जो द्विबंध होता है वो एकल बंध में बदल जाता है, और जो एकल बंध होता है वो किस में बदल जाता है, द्विबंध में बदल जाता है। और यहां से देखिए आप इस तरह से, तो ये CH2 है ना, तो ये डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा एकल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और यहां से CH2 आ जाएगा अभी। इसके बाद में यहां से CH, और यहां से C, और यहां से Cl, और यहां से देखो आप ये CH, CH2, और यहां से ऑल N लग जाएगा यहां से। इसका क्या नाम है भी, यहां से 2, है ना, तो यहां से नियोप्रीन है इसका, तो यहां से क्या नाम है इसका 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन है, और इसका क्या नाम हो जाएगा, यहां से नियोप्रीन हो जाएगा। नियोप्रीन का उपयोग किसमें किया जाता है, आप ये देखिए पाइप वगैरह है ना, वस्त्र वगैरह है, जो नायलॉन वस्त्र वगैरह है, पाइप है, प्लास्टिक के जो जितने भी उपकरण वगैरह होते हैं, इन सबको बनाने के लिए इस नियोप्रीन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए ये बहुलक वाला टॉपिक आपके भी है। अगर बात की जाए 11th की केमिस्ट्री में, 11th के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में कहीं इसका कोई टॉपिक नहीं है। 12th में आपके सॉइल केमिस्ट्री, इसका भी कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में बहुलक दे रखा है। बहुलक ये कहाँ से दे रखा है, बायोलॉजी की केमिस्ट्री से दे रखा है, ठीक है गाइस, ये बायोलॉजी की केमिस्ट्री से दे रखा है। तो यहां से देखिए नियोप्रीन निम्न के बहुलीकरण से बनाया जाता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखिए अगर बात करें फिनोल व, देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अल्कोहल को व्यावसायिक अल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बनाने हेतु मिलाया जाता है, ठीक है गाइस, बनाने हेतु मिलाया जाता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में देखिए BaSO4 प्लस पिरिडिन, BaSO4 प्लस पिरिडिन। ऑप्शन बी है CaSO4 प्लस पिरिडिन, CuSO4 प्लस पिरिडिन। ऑप्शन सी है, और ऑप्शन सी क्या है, यहां से ZnSO4 प्लस पिरिडिन, और ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी क्या अपने पास यहां से MgSO4 प्लस पिरिडिन, MgSO4 प्लस पिरिडिन। सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, ध्यान देना। यानी कि व्यावसायिक अल्कोहल को पीने के लिए अयोग्य बनाने हेतु निम्न में से क्या मिलाया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है BaSO4 प्लस पिरिडिन, BaSO4 यहां से बेरियम सल्फेट प्लस पिरिडिन, CuSO4 प्लस पिरिडिन, ZnSO4 प्लस पिरिडिन, और MgSO4 प्लस यहां से क्या जाता है, पिरिडिन आ जाता है। और यहां से बात की जाए तो ये सबसे सही आंसर क्या जाएगा, CuSO4 प्लस पिरिडिन। व्यावसायिक अल्कोहल है, एक और अल्कोहल होता है जिससे हमारे पास C2H5OH,
और पीने के लिए कौन से अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? एथिल अल्कोहल का। पीने के लिए कौन से अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? यहां से एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है अभी, ठीक है गाइस, और एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसे भी क्या किया जाता है? विकृत अल्कोहल में बदलने के लिए, इसे भी किसमें? विकृत अल्कोहल में बदलने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है? यहां से CH3OH मिला दिया जाता है अभी। और यहां से देखिए CH3OH को मिला दिया जाता है और ये CH3COH क्या होता है? यहां से विषैला होता है। सभी अल्कोहल क्या होते हैं? विषैले होते हैं। सभी अल्कोहल क्या होते हैं? विषैले होते हैं, लेकिन बस अपवाद स्वरूप एक ये एथिल अल्कोहल होता है, ये विषैला नहीं होता है। अपवाद स्वरूप जो एथिल अल्कोहल होता है विषैला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण किससे किया जाता है? अनाज से किया जाता है। कौन? यहां से एथिल अल्कोहल। बाकी सभी अल्कोहल विषैले होते हैं और यहां से CH5 यानी कि विषैला नहीं होता, क्योंकि इससे अनाज वगैरह इनसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहां से देखिए अभी आपको अगर जेट में सिलेक्शन लेना है तो लगातार यानी कि आप 3 सालों के पेपर को यानी कि कन्वर्ट रूप से आप याद करेंगे। ठीक है, आप यानी कि 3 साल के पेपर को तो आपको ये याद होना चाहिए कि वाकई में कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्योंकि उन 3 सालों के पेपर को सोल्व करने से हमें ये लगता है कि वाकई में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है उन 3 सालों के पेपर को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए कितने हो गए टोटल? मुझे पता नहीं, वो तो बताता हुआ चल रहा हूं मैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है। प्लस ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है। ठीक है, सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए ल्यूकोस अभिकर्मक, यहां से ल्यूकोस अभिकर्मक। ऑप्शन बी है यहां से टोलेन अभिकर्मक। ऑप्शन सी है बेयर अभिकर्मक। ऑप्शन डी है यहां से बेंडिक्ट विलियन। ऑप्शन डी क्या भी यहां से बेंडिक्ट विलियन। ठीक है, चलिए ल्यूकोस अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण कहलाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्या कहलाता है? ल्यूकोस अभिकर्मक। और यहां से सबसे सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। सबसे सही आंसर क्या है? यहां से ल्यूकोस अभिकर्मक। और सबसे सही आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा। ठीक गाइस, बाकी के वीडियो अपन कल शेयर करेंगे, है ना। और कल आपको यानी कि जो पूरे क्वेश्चन है, जो बाकी बचे हुए जो इतने भी क्वेश्चन है वो आप कल पूरे करवा दिए जाएंगे। थोड़े समय की अवधि कम है, इस कारण से आज की वीडियो की बातें अपन कल शेयर करेंगे। ठीक है, और आप लगातार बने रहिए भी चैनल के साथ और तैयारी लगातार करते रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं तो इनकी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक होती है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें। मैं आपको लगातार यहाँ 7 से 8 दिन तक मैं आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। उससे आपको ये लगेगा कि वाकई हमें क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करने चाहिए, है ना। और आप लगातार बने रहिए तैयारी के साथ, है ना। और क्योंकि अगर हमें कोई भी लक्ष्य पाना है तो अपना लक्ष्य मत बदलो, बल्कि उस लक्ष्य को पाने के तरीके बदलो। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।